कल टेस्ट है वो लोग का, इसके लिए याद नहीं आया। कल टेस्ट है ना वो लोग का, टेस्ट के अगले दिन नहीं आया। क्या है इधर आए हैं ना? आ गए 10 लोग ही। आगे आ जाएंगे वो लोग, तो लेट हो गए ना इसलिए। वो उसके लिए नहीं आए होंगे, देखा ना नहीं चालू हो रहा, तो चालू नहीं हो रहा था ना। हाँ पर उन लोग ने सोचा होगा इतनी देर से नहीं है तो फिर अभी। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं आज। गुड इवनिंग। मैं शेड्यूल दूसरे में चला गया था। Now you have done this fixation by third party. In a contract of sale, stipulations का मतलब क्या है? Stipulation means मतलब टर्म, कंडीशन भी है ना। स्टिपुलेशन मतलब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं लेकिन टर्म्स बोलो, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बिकॉज वो कंडीशन वापस एक वर्ड दूसरे सेंस में आता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, स्टिपुलेशन एज टू टाइम मे बी ऑफ टू काइंड्स। टाइम के बारे में दो टर्म्स होते हैं, स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ पेमेंट एंड स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू not relating to time of payment, that is relating to time of delivery. A representation. ओके, तो स्टिपुलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पेमेंट का स्टिपुलेशन अबाउट पेमेंट और अबाउट नॉट अबाउट टाइम ऑफ पेमेंट, अबाउट टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम के स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, बस ये सेक्शन 11 में। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं, अभी नहीं गुरु को बताऊंगा, आएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का नंबर भी आएगा। ओके, अभी कंडीशन एंड वारंटी। नाउ व्हाट इज, सी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें सेल होता है और a contract of sale contains many stipulations, है ना। A contract of sale contains many stipulations, that is terms. Some stipulations are very essential for the contract and some stipulations are ancillary or not so much essential. Stipulations कुछ एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। Stipulations which are essential for contract of sale are called conditions. Minor stipulation are called warranties.
तो ये स्टिपुलेशन और वारंटी होते हैं। एंसिलरी मतलब स्मॉल, साइड का, साइड पे। A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, है ना? Essential to the main purpose. Condition is a stipulation essential to the main purpose. It is essential to the main purpose, the breach of which gives rise to treat the contract as cancelled, repudiate. अगर उसको तोड़ दिया तो contract cancel. Okay. Suppose I am selling you an equipment. I am selling you an equipment और मैं बोल रहा हूं कि ये ना, ये स्टेनलेस स्टील का है। क्या? स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील का नहीं है, सिर्फ स्टील का है, ऑर्डिनरी स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का नहीं है। हाँ, फर्क होता दोनों में। तो मैं तो स्टेनलेस स्टील, तो ये मेन चीज है, मेरे को तो स्टेनलेस स्टील चाहिए। क्या चाहिए? स्टेनलेस स्टील। और तुमने दे दिया स्टील का, तो ब्रीच किया कंडीशन। हाँ, तो ब्रीच ऑफ स्टिपुलेशन, यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। सो if there is a breach of condition, that is okay, the agreed party has a right to cancel contract, plus it can also claim damages. Okay. If there is warranty, क्या है? A warranty is a stipulation collateral to the main purpose, not essential to the main purpose, connected. वारंटी क्या होता है? collateral to the main purpose. दोनों में मेन आता है, लेकिन एसेंशियल टू द मेन। ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी तोड़ेंगे ना, gives right to agreed party to claim damages, but no right to repudiate the contract. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आप डैमेजेस ले लो। ओके, फॉलो दिस। Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim for damages, but not right to what? You want to write it, Pooja? You want explanation again or what? I'm not getting you. See, क्या होता है? A contract of sale contains many stipulations. बहुत सारी बातें होती है कॉन्ट्रैक्ट में ना। कुछ stipulations are essential for the contract. Essential मतलब very very important. And some stipulations are not essential. कुछ important होते हैं, कुछ important नहीं होते हैं। Stipulations which are essential for a contract are called condition. जो मेन होते हैं ना, मेन स्टिपुलेशन, उसको बोलते हैं, they are called conditions.
एंड माइनर स्टिपुलेशंस आर कॉल्ड वारंटीज. व्हाट? वारंटीज. जैसे मैंने बोला कि आई विल सप्लाई यू इक्विपमेंट, कुछ चीज दूंगा, वो स्टेनलेस स्टील का है. तो वो क्या हुआ, तुम लोग ने स्टेनलेस स्टील का था, क्लियरली बोला गया था. तो वो अगर वो क्या हुआ, मीनिंग स्टिपुलेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन. हम लोग बहुत सारी बातें लिखते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, टाइम पे पेमेंट देना, 1 महीने बाद पेमेंट देना, ये क्वालिटी है, इधर डिलीवरी दूंगा, उधर डिलीवरी दूंगा, ये लोडिंग होगी, इतना वजन होगा, ये सब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी होती है ना, उसको बोलते हैं स्टिपुलेशन. दैट इज कॉल्ड टर्म्स. रेपुडिएट मीन्स कैंसल. हाँ, जो भी पूछना पूछो, इधर ही, कहीं नहीं जाऊंगा मैं. कहाँ जाऊंगा, इतनी रात गए, कहाँ जाऊंगा मैं. बोलो जल्दी, मालूम पड़ा कोमल? हाँ, स्टिपुलेशन मतलब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या लिखते हैं, डिलीवरी कब होगी, कितना वजन होगा, कौन सा माल होगा, कौन सी क्वालिटी होगी, तो पेमेंट कभी दोगे, ये सब क्या है, स्टिपुलेशन. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंटेन्स मेनी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नो, टर्म्स होते हैं कि नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस. पर मैंने कंडीशन वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि कंडीशन वर्ड यहाँ पर दूसरे सेंस में आने वाला है, तो मैंने टर्म्स ही यूज किया वर्ड. सम स्टिपुलेशंस आर एसेंशियल. कुछ टर्म्स एसेंशियल होते हैं और कुछ टर्म्स नॉट सो मच एसेंशियल. एसेंशियल होते हैं बट एंसिलरी होते हैं, पेरिफेरी पे होते हैं. स्टिपुलेशन विच आर एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड कंडीशन, एंड माइनर स्टिपुलेशन छोटे मोटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वारंटीज. आया समझ में? हाँ या ना तो बोलो. इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ, अगर तुम लोग ने कंडीशन तोड़ी, मतलब असेंशियल, द एग्रीड पार्टी हैज राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट प्लस इट कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस. मतलब अगर तुम लोग ने कंडीशन तोड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, पूरा का पूरा, जा ले ले वापस माल और पैसे निकाल. ओके. वारंटी क्या है, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वारंटी इतना मेन नहीं होता है. अगर वारंटी तोड़ा, वारंटी मतलब माइनर कंडीशंस, माइनर स्टिपुलेशंस, तो माइनर स्टिपुलेशन अगर तोड़ा आपने, तो क्या होगा, एग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस. फॉलो दिस. हाँ, सब देता हूँ एग्जाम्पल पहले. हाँ, एग्जाम्पल की ना, समझा तो सही ना पहले. हाँ, बताता हूँ. सी, जैसे है ना, मैंने बोला कि ये माल, वो ऐसे बोल नहीं सकते कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो अलग चीज होगी, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. सी, contract of warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim damages but not to reject the goods or to treat the contract as repudiate. कैंसिल नहीं कर सकते हो. वारंटी में बोलते कंडीशन हुआ तो कैंसिल कर सकते हो. Now, when condition can be treated as warranty, very important question. Breach of condition can be treated as breach of warranty. मतलब ये है कि अगर किसी ने कंडीशन तोड़ी है, बड़ा गुनाह किया है, तो जो बोले ठीक है चल मैं मानता हूं कि तू छोटी बात की है, छोटी गलती की है, ब्रीच ऑफ वारंटी कर दे. लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटी किया है तो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं कर सकते हैं.
when breach मतलब मालूम है ना, तोड़ना, breach of condition can be treated as breach of warranty, and breach of warranty, हाँ मैं एग्जांपल देता हूं, किसी ने बड़ा गलती किया तो हम उसको छोटी गलती मान सकते हैं, लेकिन किसी ने छोटी गलती की है तो बड़ी गलती नहीं मान सकते ना। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन तो वी कैन ट्रीट एज ब्रीच ऑफ वारंटी, उसको वारंटी मान के जाते, छोटी बात है ना। लेकिन किसी ने छोटी गलती की है तो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। अच्छा जैसे बताता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को माल सप्लाई किया, मैं बोला कि मैं है ना स्टेनलेस स्टील सप्लाई करूंगा माल, और फिर मैंने स्टील सप्लाई किया, स्टेनलेस नहीं था उसमें, तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, बोल सकते हो मेरे को माल नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैंने बोला कि बहुत सारी कंडीशंस थी, मैंने बोला कि मैं माल 2 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ऐसा लिखा था, और फिर मैंने 2 दिन में 3 दिन लगा दिए, तो ये जो 2 दिन के 3 दिन हो गए, अगर टाइम इज नॉट एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट तो फिर क्या होगा? इसको अगर हमने 2 का 3 दिन कर दिया तो इट्स अ ब्रीच ऑफ वारंटी। व्हाट? इट्स नॉट अ मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो फिर उसको ब्रीच ऑफ वारंटी बोलेंगे। तो फिर तुम लोग डैमेजेस ले सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। फॉलो दिस? यस और नो? अच्छी बात है, अरे वाह, काफी लोग फॉलो कर दिए एक साथ। अच्छा, कभी कभी व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, उल्टा नहीं हो सकता है, वारंटी को कंडीशन नहीं कर सकते हैं, कंडीशन को मतलब तोड़ा है तो। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर में वेव द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, द बायर में एक्सेप्ट डिफेक्टिव गुड्स और एक्सेप्ट गुड्स बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम। जैसे देखो, बायर बोलेगा कंडीशन जाने दे, समझो एक कंडीशन थी कि तुम स्टेनलेस स्टील का माल सप्लाई करना, और उसने स्टील का माल सप्लाई किया, स्टेनलेस वाला नहीं, नॉर्मल स्टील दे दिया, तो क्या करेंगे? डिफेक्टिव माल है, तो बायर में एक्सेप्टेड, ठीक है, बायर बोलते ठीक है मैं ले लेता हूं, चलो, वेव द कंडीशन। क्या? द बायर में वेव द कंडीशन, बायर में वेव द कंडीशन। फॉर एग्जांपल, द बायर में एक्सेप्ट डिफेक्टिव गुड्स और एक्सेप्ट गुड्स बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम, और ही में इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। एक तो उसने कैंसिल कर दिया, instead of repudiating the contract, he may accept the performance and sue for damages. तो बायर में waive the condition, क्या लिखा है? कंडीशन सेक्शन 13(1) छोड़ दिया उसने, बोलो कोई बात नहीं, हाँ? और बायर में ट्रीट breach of condition as breach of warranty. Okay, ये भी 13(1) में। हाँ, if he takes, he can claim damages. कंडीशन तोड़ गया ना,
कंडीशन तोड़ी है तो बोलते ठीक है कंडीशन तोड़ी है लेकिन मैं उसको वारंटी का ब्रीच मानता हूं, या फिर कंडीशन पूरी की पूरी छोड़ सकता है बायर। सेक्शन 13(2) कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन। तो ये बायर वेव कर रहा है। Where the contract of sale is not severable, that is, it is indivisible, and the buyer has accepted the goods or part of the goods, he cannot repudiate the contract, but he can only sue for damages. अब कॉन्ट्रैक्ट अगर अनडिविजिबल है, if the contract is not severable, मतलब आधा नहीं कर सकते हैं, and the buyer ने एक्सेप्ट किया गुड्स, एक्सेप्ट कर लिया, जैसे देखो बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। एग्जांपल से ए सप्लाईज yarn, that is thread, मालूम है ना, thread to B who manufactures cloth. वो क्लॉथ बनाता है, के द yarn is of defective quality and unfit for use. The B used the yarn, made the cloth using yarn, okay, and cloth was of very poor quality. समझ में आ रहा है? उसने उसको थ्रेड सप्लाई की और वो क्वालिटी बराबर नहीं थी, उसने क्लॉथ बनाया। Now there is a breach of कंडीशन, है कि नहीं? ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि नहीं होता? यार यानी खराब है तेरी, बट ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं, अभी कैसे उसको थ्रेड कैसे देगा? कैनॉट बी रेपुडिएटेड, रिवर्स नहीं कर सकते ना। cannot be reversed. So breach of condition is compulsorily converted into breach of warranty, है ना? आई बात समझ में? मतलब देखो, एक तो ना तीन बातें बोली है इसमें, कि बोला है कि अगर कंडीशन है ना तो कंडीशन बायर ने छोड़ दी, बायर वेव्स द कंडीशन। बायर बोलता है कि मेरे को ठीक है कंडीशन नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया, अच्छी बात है। बायर बोल सकता है कंडीशन तोड़ी है लेकिन आई विल इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बायर ने बोला ठीक है, बड़ा गुना है, मैं छोटा मानता हूं तेरे को। कभी कभी कंपल्सरी, हमको कंपल्सरी ब्रीच ऑफ कंडीशन has to be converted into breach of warranty when the contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods, buyer ने goods ले लिया, use भी कर लिया है और part thereof, and he cannot repudiate the contract, so but he can only claim damages। मतलब contract ऐसा है कि उसने accept कर लिया goods। हाँ, जैसे suppose say you are, I am supplying sugar cane to you, what? Sugar cane, and you are manufacturing sugar cane juice, लॉट में तुम लोग बनाते हो, तो शुगर केन में यूज किया, तुम लोग ने क्या किया, शुगर केन पूरा काटा और उसको जूस बनाने के, पूरे जूस बनाने के, जूस एकदम काला काला जूस बन रहा है, ऐसा लगता है कि कोयला जूस है। क्या लग रहा है?
अब तुम लोग को बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर, ब्रीच ऑफ कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो क्या? तुम लोग मेरे को वापस शुगर केन दे सकते हो? नहीं, यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स और तुम लोग ने अप्रोप्रिएट भी कर दिया गुड्स. इन सच अ केस ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. आया समझ में? आया के भी पीछे नहीं लौट सकते हम लोग. जैसे थ्रेड सप्लाई किया, अब क्या थ्रेड खराब निकलने लगा. आया समझ में? ये कंपल्सरी वेवर मालूम पड़ा ये. हाँ, कहानियां बहुत हैं इसमें. अ स्टिपुलेशन, इम्प्लाइड कंडीशन और कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या है सुनो, क्या होता है? स्टिपुलेशन लिखे जाते हैं कि नहीं? व्हाट स्टिपुलेशंस क्या होते हैं? हाँ, इसके बारे में लिखूंगा पूरा. सी इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सम स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मीनिंग क्या है ना, आर क्लियरली रिटर्न, है कि नहीं? These stipulations are called what? They are called express stipulations. Express, है ना? Okay. However, there are some stipulations. अभी देखो, हर कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं भाई ये लिखा है, ये लिखा है, तो लिखा है भाई, एक्सप्रेस है. कुछ स्टिपुलेशन बगैर लिख के आ जाते हैं. Some stipulations are automatically incorporated in a contract of sale of goods. कुछ स्टिपुलेशन अपने आप आ जाते हैं in a contract of sale of goods. Some stipulations are automatically incorporated in a contract of sale of goods without stating them in contract. मतलब ये अपने आप आ जाते हैं, होते ही हैं. Some stipulations are automatically incorporated without stating them. उनको नहीं लिखा है तो भी क्या है, वो अपना हिस्सा बन गए. Such stipulations are called implied stipulation. मतलब which may be one implied conditions and implied warranties. Implied conditions and implied warranties. Follow this? Expressly stated. और वो मतलब बिन बुलाए आ जाते हैं, मतलब हाँ. ओके, तो मतलब क्या है कि implied conditions and implied warranties are automatically incorporated in a contract of sale. Okay, if we want to exclude them, we should expressly exclude them. मतलब बगैर लिखे हैं तो भी वो माने जाते हैं. अब वो है क्या, मतलब नहीं लिखा है तो भी समझ जाने का कि वो है, आ जाएगा अपने आप. ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि देखो कोई भी चीज हमको लिखनी पड़ती है ना,
भाई ये लिखा है, देखो लिखा है तो है नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि बगैर लिखे आ जाते हैं। हाँ, कुछ मेहमान ऐसे हैं जो बगैर बुलाए आ जाते हैं, तो उनको नहीं बुलाने के लिए बोलना पड़ता है तो प्लीज मत आना, नहीं तो आ ही जाएगा। तो यू कैन एक्सक्लूड देम, बट उनको एक्सक्लूड करने के लिए लिखना पड़ता है। बाकी स्टिपुलेशन को लाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए लिखना पड़ता है, इनको भगाने के लिए लिखना पड़ता है। ये अपने आप आ जाते हैं, नहीं बोलेंगे तो आ जाएंगे अपने आप। समझाइए? A stipulation or term on a contract of sale may be express or implied. Express terms are those which are expressly agreed upon by the parties. Implied are those which are enacted in the Sale of Goods Act. इस Sale of Goods के Act की वजह से आ जाते हैं। Section 14 to 17 of the Act contains list of conditions and warranties which are implied in the contract of sale of goods, unless circumstances of the contract are such as to show a different intention. मतलब वो लोग अपने आप आ जाते हैं अगर आप अलग इंटेंशन नहीं बताओगे तो। The implied condition and warranties are stated below. So you got the meaning of this? ये मालूम पड़ा? अरे हाँ या ना बोलो बच्चों। ओके, अब है ना, हाँ अब इम्प्लाइड, अभी इम्प्लाइड कंडीशन मतलब क्या? ये बिन बुलाया न लिखा है तो भी है, समझा कि नहीं? वैसे लिखने से आता है और ये बगैर लिख के आ गया, मतलब समझा? हाँ, क्या बोलते हैं उसको इम्प्लाइड को मालूम है? अपने आप आ गया, नहीं बुलाया तो भी, बिन फेरे हम तेरे, समझा क्या? There is an implied condition on the part of the seller that in condition as to title. अभी समझो, मैं तुम लोग को ये कैलकुलेटर बेचता हूं तो ये गुड्स है कि नहीं? कैलकुलेटर मूवेबल प्रॉपर्टी है भाई, है ना? गुड्स है, मैं तुम लोग को बेच रहा हूं। हाँ, आई एम सेलिंग दिस टू यू, ये ले 500 रुपए का। ओके, अब है ना, जब मैं बेच रहा हूं तो देयर इज ए इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स, आई हैव द ओनर ऑफ द गुड्स, आई हैव टाइटल एंड और आई हैव अ राइट टू गिव यू द टाइटल। इम्प्लाइड कंडीशन है, मतलब कि मैं जब आपको चीज बेच रहा हूं, मैं जो कार बेच रहा हूं तुझे, तो कार मेरी है, आई हैव अ राइट टू सेल इट, और आई हैव, इट इज माय कार, और आई हैव, इफ इट इज नॉट माय कार देन आई हैव अ राइट टू सेल इट। हाँ, मतलब अगर मैं तो मेरे को राइट है या तो मेरी कार है। हाँ, एजेंट को, देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर that in case of sale, he has a right to sell the goods, and in case of agreement to sell, मैं बोला कल बेचूंगा, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass, है ना? तो there is a implied condition, लिखने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा राइट है, अरे नहीं लिखा क्या? मैं बेच रहा हूं मतलब मेरा ही होगा, और आया इट इज माइन और आई हैव अ राइट टू सेल। दोनों में से एक बात तो होनी चाहिए ना, अगर मेरा नहीं है तो मेरे पास राइट होगी बेचने की, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स इम्प्लाइड कंडीशन दैट आई हैव अ राइट टू सेल। फॉलो दिस। इन केस ऑफ सेल, सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट होता है, द सेलर हैज अ राइट टू सेल, एंड इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, द सेलर विल हैव अ राइट टू सेल व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास। जब प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी उस समय, जब तेरी मैं तुझे दूंगा ना, तो उस समय मुझे राइट होगी, भले अभी नहीं है। इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल, जैसे हम लोग, समझा कि नहीं? जैसे हम लोग कोई भी गोल्ड खरीदते हैं दुकान से जाके, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? भाई इसको, इसका ही होगा और इसको राइट है सेल करने का, है ना? ऐसे नहीं कि दूसरा कोई कस्टमर रिपेयरिंग के लिए देखेगा और बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। देयर इज अ कंडीशन। हाँ, इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन, when there is a contract for sale of goods by description, we are selling by description, there is an implied condition that the goods shall correspond to the description, section 15। भाई डिस्क्रिप्शन से बेच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जैसा ही होगा, मतलब जैसा गुड्स जो मिलेंगे, जैसे तुम लोग डिस्क्रिप्शन से देखते हो कौन सा,
फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, अमेजोन से खरीदते हो, तो वी आर सीइंग बाय डिस्क्रिप्शन. इवन पिक्चर इज अ डिस्क्रिप्शन. वो रियल थोड़ी होता है. अगर मैं सपोज एक कंप्यूटर खरीदता हूं या एक लैपटॉप खरीदता हूं तो पिक्चर देखता हूं, डिस्क्रिप्शन है उसका. तो गुड्स शेल करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. वेरी सिंपल. सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. व्हेन आई एम सैंपल से होगा, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, when the goods are sold by sample as well as description, the goods shall correspond with both sample and with the description. और एक है क्या? When goods are sold by only sample, there is an implied condition that goods should correspond to sample. Followed this? That in case of sale, he has a right to sell. ये हो गया. तो 3-4 हो गए यार फटाफट. फर्स्ट कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, implied condition as to fitness. Now ये और merchantability ना अपने बुक में ज्यादा दी हुई है, लेकिन ये बस इतना ही बहुत है. Okay. Now when I am selling goods to you, when I am selling goods to you, there is no condition. एक non एक condition एक implied condition है नहीं actually. Okay. एक नॉन कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं बोल रहा है, ये कंडीशन नहीं है, बाकी सब चीजें कंडीशन है. हाँ 4 बता दी उसने, लेकिन ये कंडीशन नहीं है. क्या बोल रहा हो कि व्हेन आई एम सेलिंग गुड्स टू यू, देयर इज नो कंडीशन दैट द गुड्स शुड बी यूजफुल टू यू और फिट यू. देयर इज नो कंडीशन दैट द गुड्स शुड फिट यू. मतलब इट विल फिट फॉर योर पर्पस. जैसे I am selling you a table, dining table. अब वो तुम्हारे घर पे फिट आएगा कि नहीं, वो बायर की जिम्मेदारी है देखना कि सेलर की जिम्मेदारी है? बताओ. Buyer has to see whether it is suitable for him or not, whether it will serve the purpose or not. हाँ. So the general rule is that there is no implied condition as to quality or fitness for the purpose of the buyer. This is based on the doctrine of caveat emptor. That is, let the buyer be aware. It means that while buying the goods, it is a responsibility of the buyer to check that the goods he is buying would suit his purpose or not. है ना? सूट करेगा कि नहीं वो बायर को देखने का भाई, सेलर को नहीं देखने का. However, the following situation, the responsibility as to fitness of goods, लेकिन नॉर्मली किसकी जिम्मेदारी होती है? बायर की जिम्मेदारी होती है. बायर बी अवेयर that he has to check. भाई तू खुद चेक कर ले भाई, देख तेरे को सूट होता है कि नहीं. हाँ. However, in the following situations, the responsibility of fitness falls upon the seller. कभी कभी सेलर की जिम्मेदारी होती है. पहला, where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required. वो बोल देता है मेरे को इसलिए गुड्स चाहिए. So as to show the buyer relies on the seller's skill and judgment. और buyer बोलता है कि मैं आप पर रिलाय करता हूं.
and the goods are of the description in which is in the course of seller's business to supply, whether he is a manufacturer or not. There is an implied condition. देखो पहले ना first क्या है, buyer makes known to the seller. Buyer ने बोला कि makes known to the seller the purpose for which goods are required. पहले second, buyer relies on judgment and skill of seller. Buyer किस पे रिलाई करते हैं? जजमेंट एंड स्किल ऑफ सेलर. एंड थर्ड, seller is supplying such goods in ordinary course of business. मतलब वो सेलर उसका काम ही करता है. जैसे देखो, मैंने बोला एक आदमी को कि मेरे को है ना कार चाहिए रेसिंग पर्पस की. कार वाले को बोला कि मेरे को रेसिंग के लिए कार चाहिए और आप बताओ कौन सी अच्छी कार है. मैं अज्ञानी हूं. बायर ने बोला आप ज्ञान की गंगा हो, आप बताओ कि आपकी जजमेंट से रेसिंग कार कौन सी अच्छी है. और सेलर इज सप्लाइंग सच गुड्स. तो फिर द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर विल नॉट अप्लाई एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल फॉल. ओके, इफ ऑल द थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड तो क्या होगा? falls on the seller to ensure that goods are reasonably suitable for the purpose stated by the buyer. लिख दो. तो ये जिम्मेदारी सेलर पे से, बायर से सेलर के ऊपर जा सकती है. ओके, caveat emptor applies only for a special purpose of the buyer. yes correct. ओके, खाली बायर भी अवेयर. लेकिन अगर बायर ने बता दिया कि मैं इस चीज के लिए चाह रहा हूं और सेलर की ड्यूटी है बताना, तो फिर सेलर पे आएगा. अच्छा, इफ द गुड्स आर सोल्ड अंडर अ पेटेंट नेम, proviso to section 61 lays down that in case the contract of sale of a specified article under its patent or trade name, there is no implied condition as to fitness for any particular purpose. Now here, if the goods are purchased under a trade name or patent name, कोई ट्रेड नेम या पेटेंट नेम है, then the seller is not responsible.
to see that goods serve the purpose of buyer. अगर पेटेंट नेम में है तो फिर सेलर की जिम्मेदारी नहीं, फिर बायर पे आ जाती। सपोज हम लोग जंडू बाम खरीदते हैं, क्या? हाँ, क्या है? झंडू बाम। जेड से कैसे शुरू होता है? ठीक है, ओके। तो वो तो ब्रांड नेम में लिया मैंने, आई हैव टेकन माय ब्रांड नेम, तो फिर सेलर की जिम्मेदारी नहीं आती है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर अ पेटेंट और अदर ट्रेड नेम, there is no implied condition as to fitness or for any particular purpose. It is so because in such a case the buyer is not relying on the skill and judgment of the seller but relies on the patent name. Okay. Implied condition as to merchantability. अब ये तीन था, तीन कंडीशन थी पहले, चार कंडीशन हमने कर चुकी है, पांचवी है। पहले कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, चार। फिर बोला कि केविएट एम्प्टर नहीं है, लेकिन कभी कभी बायर पे आ जाएगा, सेलर पे आ जाएगा, ओके। फिर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, व्हेन गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर who deals in the goods of that description. If you're buying goods by description from the seller who is dealing in those goods, there is an implied condition that the goods shall be merchantable quality. Goods क्या होने चाहिए? Merchantable. Merchantable quality means commercially sellable. That है ना, मतलब when you are buying from whom, by description, buying from a person who deals in such goods. इससे खरीद लो, हाँ। तो in such a case, goods should be merchantable. Now, merchantable doesn't mean merchantable does not mean highest quality. हाईएस्ट क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, बट इट शुड रीजनेबली वर्क, मतलब गुड्स, इट मतलब गुड्स, बट गुड्स शुड थोड़ा तो काम हो रहा है। जैसे अ पेन विच डज नॉट वर्क इज not merchantable. A clock which does not keep time proper time is not merchantable. मतलब अगर तुम लोग एक आदमी से डिस्क्रिप्शन से खरीदते हो, देख के नहीं, डिस्क्रिप्शन से बोला है, this applies only when the goods are buying by description and buying from a person who is dealing in such goods, है ना, who details नहीं, who deals. In such a case, goods should be merchantable. Merchantable does not mean highest quality, but goods should be heavy, reasonable work. Should reasonably work. हाँ. When goods are supplied according to the sample agreed upon, the following conditions are implied. अभी ये क्या है? सैंपल के साथ मैंने पहले बता दिया था।
हाँ, तो ये 5-6 हो गए. When goods are supplied according to the sample agreed upon, तो सैंपल के साथ सप्लाई करेंगे. The bulk should correspond with the sample. The buyer should have reasonable opportunity of comparing goods with sample, and the goods should be free from latent defect. देखो, अगर सैंपल से माल बेच रहा हूं, I have shown you some mangoes and I am supplying you mangoes. तुम लोग ने मेरे को 10,000 मैंगोस ऑर्डर किए, मैंने 15 सैंपल दिया था. तो फर्स्ट जो 10,000 सैंपल जो बल्क सप्लाई करूंगा, 10,000 सैंपल, दे शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल. The buyer should have, you should have chance of comparing sample और goods compare करने का chance होना चाहिए. And the goods should be free from latent defect. मतलब latent defect means those defects which are not visible. Such defects are hidden. तो कोई भी अंदर का खराबी नहीं होना चाहिए. समझा? हाँ, पेटेंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? मीन्स those defects which can be seen. आया समझ में? पेटेंट मतलब दिख रहा है. यहाँ पे पेटेंट मतलब वो वाला नहीं, लूज टूल्स एंड पेटेंट्स वाला नहीं. पेटेंट मतलब विजिबल. पेटेंटली you have done the mischief. तो तूने ही किया, दिक्कत हुई है. ओके, तो ये इंप्लाइड कंडीशंस हो गई. क्या थी इंप्लाइड कंडीशंस? फटाफट. कंडीशन एज टू टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, देन caveat emptor is not a condition but sometimes it becomes a condition, then merchantability, but merchantability and sale by sample. Merchantability applies only to goods sold by description because बाकी में तुम लोग गुड्स देख के देते हो ना, तो तुम लोग को मालूम नहीं पड़ता है क्या कि मर्चेंटेबल है कि नहीं. मर्चेंटेबल गुड्स मतलब क्या कि इट शुड सर्व द बेसिक पर्पस. जैसे मैं साइकिल बेच रहा हूं, हाँ, तो साइकिल बेच रहा हूं तो साइकिल होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि बच्चों की साइकिल बेच रहा हूं, ऐसे छोटी छोटी साइकिल बेच रहा हूं, वो थोड़ी साइकिल होती है. खिलौने वाली साइकिल नहीं. हाँ, साइकिल मतलब साइकिल जो होती है. अब साइकिल अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी चलेगा, लेकिन वो साइकिल होनी चाहिए. जैसे मैं पेन बेच रहा हूं, तो पेन का मेन काम क्या? लिखना. तो लिखना चाहिए पेन का. उससे अच्छी राइटिंग आ रही है ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, लिखना चाहिए. बल्ब है तो बल्ब जलना चाहिए. तो ऐसा नहीं कि अच्छी लाइट दे रहा बहुत, लेकिन जल रहा है, तो वो मर्चेंटेबल है. तो सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स सप्लाई करे तो मर्चेंटेबल हो. दे मे नॉट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सप्लाई नहीं करने बोल रहे, लेकिन काम चलाऊ तो होना चाहिए. फॉलो दिस. मोहम्मद, यू फॉलोड? समझा? मतलब अभी इंप्लाइड वारंटीज फटाफट करें. वारंटीज, ये इंप्लाइड वारंटी, बिन बुलाए वारंटीज. In the absence of agreement, the following warranties are implied. First, the buyer must get quiet possession. So buyer should get possession of the goods. ऐसे नहीं कि हाँ गुड्स तेरा है, ये टीवी तेरा है, लेकिन मेरे पास ही रहेगा. ऐसा नहीं होता है. You should get possession. The goods should be free from encumbrances. Encumbrances मतलब charge or claim of other persons on goods.
जैसे ना देयर इज एम्प्लॉयड कंडीशन वारंटी दैट दे आर फ्री फ्रॉम और चार्ज और एनकम्बरेंसेस इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नोन। ऐसी है जैसे आई एम सेलिंग यू अ कार, लेकिन कार इज हाइपोथिकेटेड टू अ बैंक, मतलब बैंक का उस पर हक है। हाँ, बैंक ने मुझे लोन दिया था और बैंक का उस पर मतलब हक है, कब्जा नहीं है, हक है। तो मैंने चलो कार बेच दी बगैर बता के, तो ये गलत है कि नहीं? So when I am selling the goods, there is an implied warranty that the goods shall be free from any charges or encumbrances in favor of third party। बस पहले इतना समझ में आया कि जब मैं सेल करता हूं तो ये मानते हैं कि गुड्स पे और किसी का थर्ड पार्टी का कोई अधिकार नहीं दिया है, नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, मतलब नहीं बताया, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। कंडीशन एज टू टाइटल। पोजीशन मतलब क्या? पोजीशन मतलब मैं तुझे दूंगा, जैसे सपोज ये कैलकुलेटर है, अभी कैलकुलेटर यार आदमी क्या करूंगा, कैलकुलेटर है तो भाई ये कैलकुलेटर तेरा हो गया, हाँ तेरा है लेकिन दूंगा नहीं, तो तेरा हो गया, ये है टाइटल, इट इज योर्स, नाउ इट इज योर्स, तो इट इज टाइटल। ये ले, तो ये दे, डिलीवरी दिया, वो क्या होता है? वो होता है पोजीशन। तो कार इज योर्स, मैं कार बेच रहा हूं, कार इज योर्स, डोंट वरी, तेरे काम पेपर आ गया, सब कार आ गया, लेकिन कार दूंगा नहीं तुझे, तो नो, आई शुड गिव पोजीशन ऑल्सो। इफ आई डोंट गिव पोजीशन देन देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। व्हाट? बिकॉज implied warranty says that the buyer should enjoy possession of goods. Possession and ownership is different. Sometime I may give you a thing, ये ले ले, घड़ी ले ले, पर मेरी घड़ी है, I have not given you title, I have given you what? Physically। हाँ, डिलीवरी के बारे में आएगा। ओके, तो फ्री फ्रॉम वारंटी होना, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस होना चाहिए। हाँ, वारंटी ऑफ क्वालिटी और यूसेज। अच्छा, कभी कभी अ वारंटी एज टू फिटनेस और पर्टिकुलर पर्पस में भी अनेक्स्ड। ये थर्ड क्या है? समटाइम्स कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड में impose a warranty on seller that goods are suitable for purpose of buyer, है ना? जैसे डॉक्टर सेलिंग मेडिसिन। अब देखो, डॉक्टर सेलिंग मेडिसिन, तो क्या कस्टम क्या है कि डॉक्टर को ही मालूम है हमारे लिए कौन सी गोली ठीक है। ओके, हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि देयर इज अ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर टू सी दैट द गुड्स आर सुटेबल। समटाइम्स कस्टम और यूसेज में impose a warranty on the seller that the goods are suitable for the purpose of the buyer, मतलब बायर के लिए सुटेबल है, ये कभी कभी वारंटी बन जाता है। Then disclosing dangerous nature, when the goods are of dangerous in nature and buyer is ignorant of the danger, the seller must inform होना चाहिए, earn नहीं होना चाहिए, inform the buyer of the probable danger। तो अगर डेंजर है तो बता देना चाहिए। तो चार हमने किया, पोजीशन, एनकम्बरेंसेस, और कभी कभी पर्पस का जिम्मेदारी आता है बिकॉज ऑफ कस्टम और ट्रेड, मतलब प्रथा है कि भाई बायर की, सेलर की जिम्मेदारी हो तो देखना सुटेबल है कि नहीं, तो वारंटी बन जाता है। एंड समटाइम्स इट इज व्हाट? डेंजरस गुड्स है तो डिस्क्लोज करना। ओके, सो दिस यू हैव डन इट, फॉलो दिस, इतना कि नहीं? हाँ, ये हम लोग कल करेंगे, ये सब किया हुआ है, ये सब, ये बीसी और ऑल डन इट। ओके, आज फिनिश करना था लेकिन लेट चालू हुआ, इसलिए करेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी अकाउंट्स पढ़ो, और अकाउंट्स अभी आई होप यू हैव डन इट रीजनेबली। अभी